So we'll start with PYQs of magnetic fields due to electric current. पहला क्वेश्चन, the charged particle moves through a magnetic field perpendicular to its direction, then both momentum and kinetic energy of the particle are changed. Both momentum and kinetic energy of the particle remain constant. Its kinetic energy changes but momentum remains constant. Its momentum changes but kinetic energy remains constant. अगर आपको याद होगा, whenever you have a particle, charged particle, important है, charged particle ही होना चाहिए. So whenever a charged particle enters into a magnetic field, तो if you remember, magnetic field does no work, मतलब magnetic field acceleration का काम तो करता नहीं है, लेकिन अगर आपको याद होगा magnetic field क्या करता है, याद है magnetic field क्या करता है, सर्कुलर मोशन, मतलब वो कर्वेचर प्रोवाइड करता है. तो अगर पार्टिकल सीधा जा रहा था तो एज सून एज द पार्टिकल एंटर्स इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो पाथ है ना, इट बिकम्स सर्कुलर. तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. वो वेलोसिटी चेंज करता है, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड भले ही चेंज नहीं हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज होता है. अगर आप मोमेंटम देखोगे तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी. वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना मतलब मोमेंटम का चेंज होना. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंज करेगा, मोमेंटम, लेकिन क्या चेंज नहीं करेगा, काइनेटिक एनर्जी. ऑप्शन नंबर डी. अगला क्वेश्चन, अ सोलेनॉइड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी so that a steady current flows through it. If an iron core is inserted into the solenoid, then the current in the coil may increase or decrease depending upon the direction of current. Will increase, will decrease, will not change. Increase, decrease, may increase, may decrease. बताओ. आपके पास एक सोलेनॉइड है which is connected to a battery so that a steady current flows through it. If an iron core is inserted in the solenoid, then the current in the coil decrease होगा ना. क्यों decrease होगा? Why? हमारे पास एक solenoid था, and I hope you remember what is solenoid. Solenoid is just a cylindrical core. इसके ऊपर होता है वाइंडिंग्स. so there are windings. इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया so that a steady current flows through it. तो यहाँ से एक steady current flow हो रहा है. and then ये जो कोर है, यहाँ पे अंदर तुमने आयन इंसर्ट कर दिया, तो what will happen to the current? What happens to the current? What happens to the current? Decreases, increases, may increase, may decrease, will not change. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इंक्रीज होगा तो क्यों होगा, डिक्रीज होगा तो क्यों होगा. फ्लक्स, समथिंग टू डू विथ फ्लक्स. डिक्रीज होगा ना. क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ से करंट पास हो रहा है, स्टेडी करंट है. स्टेडी करंट मतलब कांस्टेंट करंट. देन यू इंसर्ट एन आयन रॉड. आयन रॉड, आयन बोला ना, आयन. यस, आयन कोर इज मैग्नेटिक इन नेचर. तो जैसे तुमने आयन रॉड इंसर्ट किया तो फ्लक्स लिंक्ड विद द रॉड चेंजेस, और फ्लक्स अगर चेंज हुआ तो क्या इंड्यूस होता है, ईएमएफ. और वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो क्या इंड्यूस करता है, करंट. और वो जो करंट इंड्यूस होता है उसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट टू दैट ऑफ ओरिजिनल करंट. तो ओरिजिनल करंट अगर क्लॉकवाइज है तो इंड्यूस करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो क्या होगा, नेट करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो नेट करंट विल डिक्रीज because the induced current is opposite in direction to that of original current, so it will decrease. Next question, two parallel conducting wires of equal length. हमारे पास दो पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स हैं जिनका लेंथ सेम है, आर प्लेस्ड डिस्टेंस d अपार्ट. तो दोनों में डिस्टेंस है d. कैरी करंट I1 एंड I2 रिस्पेक्टिवली इन अपोजिट डायरेक्शंस. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपोजिट डायरेक्शंस, क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि बीच में पॉजिटिव साइन आएगा कि नेगेटिव साइन आएगा.
The resultant magnetic field at the midpoint of the distance between the two wires is. तो simple question and good question. तो हमारे पास दो वायर है. We have two wires. Let's say wire 1 and wire 2. These two wires are at a distance d from each other. तो दोनों में distance है d. इसका मिड पॉइंट मतलब यहाँ पे मिड पॉइंट मान लेते हैं, इसको मैं P बोल देता हूँ. एंड बाय द वे अगर ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस आ गया d/2 और ये भी कितना हो गया d/2. ये जो पहला वायर है इसमें करंट I1 अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो दूसरे में I2 आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इन्होंने बोला है इन अपोजिट डायरेक्शन. आपका पूछा है व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट. पहले तो मेरे को ये बताओ what is the formula for magnetic field produced by a wire due to one wire mu 0 I upon 2 pi r distance. लॉन्ग स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड में नीचे पाई आता है और सर्कुलर रिंग में पाई नहीं आता है, और इसी को लिखते वक्त तुम नॉर्मली 4 पाई और यहाँ लिखते हो 2, क्योंकि म्यू 0/4 पाई की वैल्यू हमको पता होती है, नॉर्मली ऐसा लिखते हैं. ठीक है, म्यू 0/2 पाई I/r. जो पहला वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 वो आ जाएगा म्यू 0/2 पाई I1 अपॉन d/2. डिस्टेंस इज d/2. और जो दूसरा वायर है इसका भी सेंटर पे आ जाएगा म्यू 0/2 पाई I2 अपॉन d/2. अब सिर्फ आपको देखना है डायरेक्शंस. तो डायरेक्शन के लिए कौन सा रूल यूज करते थे? राइट हैंड थंब रूल. तो राइट हैंड थंब रूल क्या था? राइट हैंड थंब रूल इज imagine the wire to be held in your right hand such that the thumb is outstretched and fingers are curled. If thumb gives direction of current, then the fingers give direction of magnetic field. तो सेकेंड वायर के लिए अगर आप देखोगे सेकेंड वायर के लिए वो पॉइंट राइट साइड में है, तो कर्ल्ड फिंगर का डायरेक्शन कहाँ पे आ रहा है? आउटसाइड, आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर अगर डायरेक्शन देखता हूँ तो इट इज कमिंग आउट, और आउट के लिए कौन सा कंडीशन यूज होता है? डॉट. तो इट इज डॉट कमिंग आउट. बराबर, करेक्ट. सिमिलरली फॉर अच्छा ये डायरेक्शन देखो, ये इसको उल्टा कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ. इसको मैं ऊपर दिखा देता हूँ और इसको मैं नीचे कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट चाहिए ना. ओके, व्हाट अबाउट फर्स्ट वायर? पहली बात तो फर्स्ट वायर में जो करंट है वो कहाँ पे है? नीचे है. तो थंब कहाँ जाना चाहिए? नीचे. और वो पॉइंट राइट में है तो फिंगर्स आर कमिंग आउटवर्ड्स. तो दोनों का ही डायरेक्शन क्या है? सेम है, आउटवर्ड्स है. ओके, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना. सिर्फ एरो भी उल्टे कर दिए तो आंसर गलत आएगा. तो सेकेंड वायर का करंट मैं ले रहा हूँ अपवर्ड्स, तो फिंगर्स आर पॉइंटिंग आउटवर्ड्स. फर्स्ट वायर का करंट ले रहा हूँ डाउनवर्ड्स, तो P पॉइंट पे फिंगर्स आर स्टिल पॉइंटिंग आउटवर्ड्स. इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या आ गया? सेम आ गया. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी एडिशन B1 बार प्लस B2 बार. एडिशन होगा तो यू विल हैव नेट फील्ड एज म्यू 0/2 पाई, दोनों में कॉमन म्यू 0/2 पाई और d/2 ये दोनों में आएगा, और करंट आ जाएगा I1 प्लस I2. म्यू 0/2 पाई d/2 दोनों में था, शिफ्ट करने लगा था. ये 2 हो गया कैंसिल, तो म्यू 0/πd I1 प्लस I2 कहाँ पर दिख रहा है? म्यू 0/πd I1 प्लस I2 ऑप्शन बी. अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर में डायरेक्शंस संभाल के, क्योंकि डायरेक्शन में सब गड़बड़ हो जाएगा अदरवाइज. तो राइट हैंड रूल पता होना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल, और एक रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये दोनों पता होने चाहिए आपको टू सॉल्व क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन of charge E and mass m is accelerated through a potential difference of V volt
It enters a transverse uniform magnetic field B and describes circular path. The radius of the circular path is. तो दो फील्ड है, एक है मैग्नेटिक फील्ड और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम होता है टू एक्सेलरेट द पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड का काम होता है टू प्रोवाइड कर्वेचर। तो मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डू द वर्क ऑफ एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वो काम करता है और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कर्वेचर में काम करता है। तो आपको पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है इट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स क्या होता है अगर याद होगा, QVB इक्वल टू mv² बाय r। Q की जगह पे E है और ये जो तुम्हारा एक V है ये हो गया कैंसिल, तो ये आ गया ER अपॉन mv, है ना। आपको क्या चाहिए था, R चाहिए था क्या? यस, तो R चाहिए था, तो R इक्वल टू mv बाय QB, इक्वेशन नंबर 1। ऐसा कोई आंसर दिख नहीं रहा है क्या? यस, mv बाई EB है। हाँ ओके ठीक है। तो रेडियस ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वेरी गुड। तो ये दिस भी इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो ए तो नहीं आएगा। मतलब यू आर सपोज टू ब्रिंग द आंसर इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि आंसर में कैपिटल बी दिया दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस और हमने जो भी लिखा दैट इज स्पीड। अब ये स्पीड को लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे करोगे? अगर हमने एक चार्ज को एक पोटेंशियल डिफरेंस में रख दिया तो ये चार्ज इट स्टार्ट्स मूविंग, तो इट स्टार्ट्स मूविंग मतलब इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दो, एक चार्ज था इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस V में रखा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस ये चार्ज पे वर्क करता है, चार्ज पे वर्क करता है और चार्ज को एक्सीलरेट करवाता है। मतलब चार्ज क्या गेन करता है, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, Q इंटू V। काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन एंड वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। एक चार्ज था उसको तुमने पोटेंशियल डिफरेंस में रखा, चार्ज स्टार्ट्स मूविंग, चार्ज मूव होने लगा तो कौन सा एनर्जी गेन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी पार्टिकल अपने आप मूव नहीं होता, उस पर वर्क होता है तो मूव होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम वर्क डन, लेकिन वर्क डन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv², और दिस इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन चार्ज क्या है, E है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो E है। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा v² इक्वल टू 2EV अपॉन m। तो V आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2EV बाई m, इक्वेशन नंबर 2। ये जो V है तुम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो फ्रॉम 1 and 2 you have R equal to mv, V is under root of 2E capital V upon m। ओके क्या बचा, QB, लेकिन Q क्या था, E था, तो mv अपॉन EB ऐसा भी लिख सकता था। ओके तो ये आ जाएगा आपका अपॉन EB, करेक्ट। लुक एट द ऑप्शन, आ गया आंसर। तो R इक्वल टू 1/b को रखो बाहर, अंडर रूट ऑफ 2EB बाय m, m को अंदर लेके जाएंगे तो m², e को ले जाएंगे तो e²। एक m एक ही कैंसिल हो गया, तो आ गया आंसर 1/b अंडर रूट ऑफ 2Vm बाय e, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, A current I flows in a conducting wire of length L। हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है जिसका लेंथ L है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I। If we bend it in a circular form, then its magnetic dipole moment will be, simple question है। Do you remember magnetic dipole moment is I into A, current into area of the loop। हमारे पास एक वायर था, इस वायर का लेंथ है L,
इसको मैंने बना दिया एक सर्कुलर लूप, तो इसका मतलब जो लेंथ है, अगर इसका रेडियस r होगा तो लेंथ हो जाएगा 2/r, क्योंकि पहले वायर का जिसका लेंथ था l, इसको तुमने सर्कुलर शेप दे दिया तो लेंथ क्या बन गया, सरकमफरेंस, तो l इक्वल टू क्या आ गया 2πr। यहाँ से r क्या आ जाएगा l/2π, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं इसको। देन ये जो डायपोल मोमेंट था ये था I इंटू ए, लेकिन a क्या होता है πr², तो म्यू इक्वल टू आई पाई r² तो l² अपॉन 4π², एक पाई हो गया कैंसल, तो डायपोल मोमेंट आ गया आपके पास म्यू इक्वल टू आई l² अपॉन 4π, हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो आई l²/4π कहाँ है, ऑप्शन सी। डन, सिंपल क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, a long solenoid has 200 turns per centimeter, टर्न्स पर सेंटीमीटर मतलब कौन सा पैरामीटर, स्मॉल एन, तो a long solenoid has 200 turns per centimeter, carries a current I, the magnetic field at its center is 6.28 into 10⁻⁻² Weber per meter square. Another long solenoid has 100 turns per centimeter and it carries a current of I/3. What is the value of magnetic field near the center of another solenoid? सिंपल क्वेश्चन है। N1 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी, 200 टर्न्स पर सेंटीमीटर, इसको मैं फिलहाल सेंटीमीटर में रख रहा हूँ, डू नॉट कन्वर्ट, रिक्वायर्ड नहीं है। और पहले में करंट कितना था I, और पहले का मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया है 6.28 इंटू 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब टेस्ला, और जो दूसरा सोलेनॉइड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर कितने हैं 100, और जो दूसरा सोलेनॉइड है इसमें करंट कितना है I/3। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B2 ऐसा पूछा है आपको, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, μ0 Ni है क्या याद है, मैग्नेटिक फील्ड नियर सेंटर इज μ0 Ni, तो μ0 तो कांस्टेंट है, तो B इज प्रोपोर्शनल टू N इंटू I, मतलब B2/B1 इज इक्वल टू N2/N1 I2/I1। इसके लिए मैंने बोला था कि कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशो है, तो पर सेंटीमीटर हो जाएगा कैंसल, तो B2/B1 इक्वल टू N2 इज 100, दिस इज 200, I2 इज I/3 एंड I1 इज I, हो गया। तो 100 ये 0 और 0 दोनों गए, I कैंसिल हो गया तो 1/6, तो B2/B1 इज 1/6, तो डन, B2 इज B1/6, B1 की वैल्यू कितनी है 6.28 इंटू 10⁻² अपॉन 6, 1.05 इंटू 10⁻², ऑप्शन बी आएगा ना, तो 1.05 इंटू 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the magnetic field near one end of the solenoid, μ0 Ni/2, सेंटर पे जितना होता है उसका हाफ। क्वेश्चन नंबर 7, a circular
coil carrying current I subtends an angle pi by 16 radian at its center. The radius of metal wire is uniform. The magnetic induction at the center of circular arc is, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ पाई बाई 16 रेडियन एट इट्स सेंटर, तो ऐसा है। तो दिस एंगल थीटा, इसकी वैल्यू दी है आपको, इसमें करंट पास हो रहा है आई, करेक्ट। आपको पूछा व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, मतलब ओ पॉइंट पे इंडक्शन कितना है। व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आर्क, म्यू 0 बाय 4 पाई आई थीटा बाय आर, ऐसा ही होता है वो, म्यू 0 बाय 4 पाई आई थीटा बाय आर, वेयर आर इज द रेडियस एस आर, ठीक है। हो गया, सॉल्व खत्म। तो म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर, थीटा कितना है, पाई बाय 16, डन। पाई पाई कैंसिल कर दो, हो गया, 64 आएगा नीचे। तो यू हैव म्यू 0 आई अपॉन 64 आर, ऑप्शन नंबर डी, डन। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस चैप्टर में से फॉर्मूलाज याद रहेंगे तो मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ओनली थिंग इज टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। और भाई द वे, ये फॉर्मूला बहुत काम का है, क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि अगर रिंग है उसके सेंटर में फाइंड करना है तो वही फॉर्मूला है, सिर्फ थीटा की वैल्यू 2 पाई आएगी, हाँ, तो 2 पाई आ जाएगा बस, डन। Next question. The magnetic induction at the center of circular coil of area 2 pi meter square is 0.3 Tesla. The magnetic moment of the coil is, तो आपको magnetic induction दिया है at the center, magnetic induction मतलब B at the center, अभी बोला मैंने। circular coil के लिए अगर याद नहीं होगा तो क्या करोगे, थीटा की यहाँ पे क्या डालोगे, 2 पाई, जस्ट सब्स्टिट्यूट म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई, तो ये 1 था और ये 2 था, तो ये याद होना चाहिए। अब हमको चाहिए था डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब डायपोल मोमेंट, दैट इज आई इंटू ए। अभी देखा वो भी करंट इंटू एरिया, एरिया भी दिया हुआ है आपको, लेकिन क्या नहीं दिया है, करंट। तो करंट यहाँ से मिल जाएगा ना, तो बी इक्वल टू म्यू 0 बाई 2 आई बाई आर। इसके लिए क्या करना, लुक रिमेंबर, ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन भी करने जाओगे तो भी गलत है। डू नॉट डू सिंप्लीफिकेशन अननेसेसरीली, मत करो, इसको वैसे ही रखो। तो वैसा क्यों रखा मैंने, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.3, करेक्ट। म्यू 0 बाई 4 बाई कितना होता है, 10⁻⁻⁷। आई तो फाइंड करना था, आई कर लेंगे। आर, व्हाट अबाउट आर, हाँ एरिया दिया हुआ है, एरिया से आर मिल जाएगा तुमको। तो अगर आपको याद है, इफ यू रिमेंबर, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो आर इक्वल टू ए बाय पाई का अंडर रूट, इसको वैसा ही रखना। डू नॉट कैलकुलेट, जरूरत नहीं है हमको कैलकुलेट करने की, बाद में कर लेंगे, ओके। आंसर म्यू 0 के टर्म्स में है, ये गड़बड़ हो गई फिर तो कोई बात नहीं। इफ इट इन टर्म्स ऑफ म्यू 0 दैट इज ओके, फिर तो आपको ये एडजस्ट करना ही पड़ेगा। 1 एंड 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 0.3। म्यू 0 को रखो, म्यू 0 अपॉन 2 आई और आर, व्हाट इज आर, अंडर रूट ऑफ ए बाय पाई। तो यहाँ से आई मिल जाएगा आपको, व्हाट इज आई, 0.2 इंटू 3 दैट इज 0.6, अंडर रूट ऑफ ए बाय पाई और म्यू 0। इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, and do not get confused between म्यू एंड म्यू 0। म्यू क्या होता है, डायपोल मोमेंट, म्यू 0 क्या है, परमेबिलिटी, म्यू क्या है, डायपोल मोमेंट, म्यू 0 क्या है, परमेबिलिटी। तो म्यू इक्वल टू आई, आई क्या आया 0.6
अपॉन म्यू ज़ीरो अंडर रूट ऑफ ए बाय पाई, और साथ में कौन होगा ए। हो गया, आ गया आंसर, आ गया। व्हाट इज एरिया? 2 पाई मीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 0.6 अपॉन म्यू ज़ीरो अंडर रूट ऑफ, दिस इज 2 पाई अपॉन पाई, और ये भी 2 पाई, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया आंसर? पॉइंट से डिनोट कितना होता है? 1.2 पाई अपॉन म्यू ज़ीरो इंटू, ऑप्शन नंबर बी। Question number 9. A straight wire carrying a current I is turned into a circular loop. The magnitude of magnetic moment of the loop is m. The length of the wire is. ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। यहाँ जो किया था वही वही चीज़ करनी है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? What is magnetic moment? Current into area. Current into area. What is area? Pi r square. लूप का एरिया pi r square. लेकिन हमारे पास एक वायर था जिसका लेंथ था l, हमने उसको सर्कल बना दिया, तो l इक्वल टू हो गया 2 पाई r। तो आपको फाइंड क्या करना है? क्या फाइंड करना है आपको? लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करना है। अच्छा, तो लेंथ ऑफ द वायर फाइंड करना है आपको। तो put r equal to l upon 2 pi in equation number 1. तो from equation number 1 and 2, मतलब ये सेम ही क्वेश्चन है। तो m equal to I pi r स्क्वायर, मतलब l स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, एक पाई हो गया कैंसिल। तो व्हाट इज l स्क्वायर? 4 पाई m बाय पाई, l स्क्वायर 4 पाई m बाय है, तो व्हाट इज l? अंडर रूट ऑफ 4 पाई m बाय पाई, अंडर रूट ऑफ 4 m पाई बाय पाई, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, a wire of length L carries a current I. If the wire is turned into a circular coil and kept in a uniform magnetic field B, the maximum magnitude of torque in the given magnetic field will be. तो हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ है L, which is carrying a current I. If the wire is turned into a circular coil, मतलब ये तो यहाँ तक सेम ही हो गया, और इसको तुमने रख दिया मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैक्सिमम मैग्नेटिक ऑफ टॉर्क विल बी। तो पहले तो ये पता होना चाहिए टॉर्क एक्टिंग एज म्यू बी साइन थीटा, म्यू बार क्रॉस बी बार होता है वो। तो टॉर्क एज म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू फील्ड इनटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी, म्यू बार एंड बी बार। लेकिन टॉर्क को मैक्सिमम होने के लिए फॉर मैक्सिमम टॉर्क थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 90, मतलब मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा आपका म्यू बी साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। म्यू तो अभी देखा तुमने, व्हाट इज म्यू? अभी देखा ना, म्यू क्या होता है? आई इंटू ए। ओके, गुड। देन आई इंटू ए, व्हाट इज ए? पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज आर? एल अपॉन 2 पाई। तो आई पाई
एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर बी, एक पाई कैंसिल हो गया, तो आई एल स्क्वायर बी बाई 4 पाई, आई एल स्क्वायर बी बाई 4 पाई, ऑप्शन नंबर बी, आई एल स्क्वायर बी बाई 4 पाई। तो क्लोजली कनेक्टेड क्वेश्चन से सारे क्विक। Next question. Another question. Two identical long parallel wires. Identical का मतलब होता है लेंथ सेम होना, तो जब भी identical वर्ड यूज हो तो लेंथ एंड द रेडियस ऑफ द वायर इज सेम. Carry current I1 and I2 such that I1 is greater than I2. When the currents are in the same direction, the magnetic field at point midway between the two wires is 6 × 10⁻⁶. If the direction of I2 is reversed, the field becomes 3 × 10⁻⁵. The ratio of I1 by I2 is. अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन. तो यहाँ ध्यान दो, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम, तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन ऑफ कोर्स. तो ऐसा है, टू आइडेंटिकल लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरी करंट I1 एंड I2. I1 की वैल्यू I2 से ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट है डायरेक्शंस के लिए. व्हेन द करंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन, करंट्स इन द सेम डायरेक्शन, तो करंट इन द सेम डायरेक्शन मतलब I1 और I2 का डायरेक्शन सेम है. ये केस 1. तो इस केस में मिडवे मतलब दोनों वायर के बीच में जो पॉइंट होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है आपको. तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को B1 बोल देता हूँ, या फिर एक काम करो इसको B बोल दो, बेटर ऑफ B. और वहाँ पे इस केस में जो भी फील्ड की वैल्यू उसको B' बोल देते हैं, B', नेट फील्ड. तो नेट फील्ड हियर इज B, देयर इज B'. एंड व्हाट आई विल डू इज, मैं डिस्टेंस को D लेता हूँ, तो हाफ और हाफ हो गया, D/2 एंड D/2. यहाँ तक क्लियर. अब दूसरे केस में उन्होंने बोला है I2 का डायरेक्शन रिवर्स किया, मतलब I2 को तुमने उल्टा कर दिया, तो I2 का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, तो ऐसा हो गया दूसरे केस में. और फील्ड की वैल्यू आ गई 3 × 10⁻⁵. रेशो पूछा है I1 by I2 का. ये तो हमने अभी सॉल्व किया था, वो वाला केस, सेकेंड केस. सिर्फ इतना केस देखना है. तो लुक, फॉर I1 field is going inside, field is going. For I2 अरे इनसाइड कैसे, B जो मिड पॉइंट है वहाँ देखो ना, आउटसाइड के इनसाइड है, और I1 का और I2 का आउटसाइड. वेरी गुड. तो जब एक फील्ड इनसाइड और दूसरा आउटसाइड हो तो एडिशन की सब्ट्रैक्शन, वेरी गुड, सब्ट्रैक्शन. और सब्ट्रैक्शन करना है तो बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर कौन सा है, पता होना चाहिए. इसके लिए क्या बोला है, I1 इज ग्रेटर देन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट पे. मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट, तो जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड. तो पहले वायर का फील्ड ज़्यादा होगा और दूसरे का कम होगा. तो यहाँ पे जो नेट फील्ड लिखोगे, नेट फील्ड पहले केस में, जिसको तुमने B नाम दिया हुआ है, वो पता है क्या आएगा, बताओ क्या आएगा, अरे बताओ क्या आएगा, B1 - B2. और यहाँ पर जो नेट फील्ड है ना B', वो पता है क्या आएगा, B1 + गुड. वो तो अभी सॉल्व किया था.
इसकी वैल्यू दी है, वो बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, बाद में करेंगे। अभी फिलहाल म्यू जीरो बाय 2 पाई आई बाय आर, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना। हाँ, तो I1 बाय डिस्टेंस कितना है, d/2। ये क्या हो जाएगा, म्यू जीरो बाय 2 पाई। मैं शॉर्टकट बताने वाला हूँ इसका, तो ध्यान दो, d/2। और ये चीज़ वहाँ जब लिखोगे तो सिर्फ क्या आएगा बीच में, प्लस। वेरी गुड। तो वहाँ पे ये सिर्फ प्लस हो जाएगा, प्लस। करेक्ट। अब मैं आपको देता हूँ एक शॉर्टकट ट्रिक इसका। तो यू शुड नो अ ट्रिक फॉर दिस। व्हेन द करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, बीच में माइनस, म्यू जीरो बाई 2 पाई, और ये 2 तो वैसे भी कैंसिल होगा, तो म्यू जीरो अपॉन पाई डी कॉमन। तो b इक्वल टू म्यू जीरो बाय पाई डी कॉमन आ गया। क्या लिखोगे, I1 माइनस I2। अगर I1 ग्रेटर देन I2 है तो, अगर I2 ग्रेटर देन I1 है तो I2 माइनस I1। और b डैश क्या लिखोगे, म्यू जीरो बाय पाई डी, क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2। तो एक तो करंट आर इन द सेम डायरेक्शन, म्यू जीरो बाय पाई डी, म्यू जीरो बाय पाई डी I1 माइनस I2, एंड इफ देयर इन अपोजिट डायरेक्शन म्यू जीरो बाय पाई डी I1 प्लस I2। तो डायरेक्टली सॉल्व होता है वो, अगर याद रहा तो। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड। तो इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो b अपॉन b डैश इक्वल टू म्यू जीरो बाय पाई डी, कैंसल। मैं इसके बाद और एक ट्रिक दे रहा हूँ अब, तो और एक ट्रिक भी है टू मेक थिंग्स इवन सिंपलर फॉर यू। करेक्ट। तो क्या आ गया, I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2। करेक्ट। ट्रिक पता है क्या बन गया यहाँ से, ट्रिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 माइनस I2 इफ द डायरेक्शन इज सेम, एंड I1 प्लस I2 द डायरेक्शन इज अपोजिट। तो रेशो अगर लोगे फॉर सेम डायरेक्शन टू दैट ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, तो I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ b, 6 into 10 raised to minus 5, और b डैश क्या था, 3 into 10 raised to minus 5। ये था I1 माइनस I2 अपॉन I1 प्लस I2। तो 10 raised to कोई फर्क, अच्छा ये -5 और 6 है, फर्क पड़ता है दोनों में, -5 तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी फर्क पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, 1 एंड 2 तो 2/10, 2/10 इज 1/5। अभी इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड्स है, कंप्लीट डिविडेंड करना है वो कर लो, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो I1 प्लस I2 इक्वल टू 5I1 माइनस 5I2। कैसे है तुमको, डिवाइड कर लो, कॉमन निकाल लो, तुमको जो करना है वैसा कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टू सॉल्व दिस जस्ट सॉल्व इट। क्या आएगा, 6I2 इक्वल टू 4I1, हो गया ना, I1 बाय I2। What is I1 by I2? 3/2, 6/4, that is 3/2, 3/2, option number A। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन। Three long, straight and parallel wires carrying current are arranged as shown। तो A, B and C तीन वायर है। The wire C which carries a current of 50 एम्पियर। अब वायर C में करंट 50 एम्पियर यहाँ बोला है, दिखाया वहाँ पे 10 एम्पियर है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, 50 कर लेते हैं, 10। ओके, अभी वो 10 एम्पियर, तो फिर वहाँ करेक्शन करना पड़ेगा, एक जगह तो करेक्शन होगा, तो यहाँ पे 10 एम्पियर कर लो। is so placed that it experiences no force। The distance of the wire C from wire A is, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको याद होगा, बाय द वे, C पे नो फोर्स मतलब C वायर को जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A से मिल रहा है F1, उतना का उतना किससे मिल रहा है, B से। तो F1 इक्वल टू हो जाएगा F2। तो नो फोर्स मतलब फोर्सेस आर बैलेंस्ड, मतलब फोर्स ऑन वायर C ड्यू टू A विच इज F1 and force on wire C due to B which is F2, they are balanced।
और अगर आपको याद होगा तो याद है क्या क्या याद है? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर? म्यू जीरो बाय 2 पाई डिस्टेंस। 2 पाई डिस्टेंस कितना है? x। I1 I2 into N। I1 मतलब करंट थ्रू वायर A, I2 मतलब करंट थ्रू वायर C, L इज द लेंथ ऑफ दिस वायर। तीनों का लेंथ तो सेम ही था, तो मैं क्या बोल दूंगा इसको? L इज इक्वल टू म्यू जीरो बाय 2 पाई I1 यहाँ पे I1 है IB और I2 है IC। लेंथ L अपॉन डिस्टेंस कितना है? 15 माइनस एक्स। तो जिनको फॉर्मूला याद नहीं, पहले फॉर्मूला बताना चाहिए। फोर्स बिटवीन टू वायर्स इज म्यू जीरो बाय 2 पाई I1 I2 लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स। तो मैंने भी वही लिखा, म्यू जीरो बाय 2 पाई I1 मतलब करंट थ्रू A, I2 मतलब करंट थ्रू C अपॉन डिस्टेंस इज x एंड लेंथ इज L। करेक्ट। तो ये जो फोर्स है C पे ड्यू टू A, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। Force on C due to B is right hand side of the equation, mu 0 by 2 pi IB IC into L upon 15 minus x. कैंसिल। बराबर। इसके लिए 50 एम्पियर लिखो या 10 एम्पियर लिखो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इसको 50 किया तो यहाँ भी 50 कर दूंगा, तो डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि दैट इज गेटिंग कैंसल्ड आउट। कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज IA 15 बाई एक्स, व्हाट इज IB 10 बाई 15 माइनस एक्स, 2 and 3, तो 45 माइनस 3x इक्वल टू 2x और 5x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में जोक है। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आइडियल सनलाइट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज? परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, रेडियस, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो A 1 2 3 B 2 3 4 C 1 2 3, वापस 1 2 3 आ गया है, 1 2 4 होना चाहिए था, 1 2 4 होना चाहिए था, और देन 1 3 4। बताओ क्या आएगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? C। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू आइडियल सनलाइट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक इंडक्शन म्यू 0 n I। Does it depend on permeability? Yes, इस पर डिपेंड करता है। ओके। Does it depend on current? Yes. Does it depend on radius? No. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, तो क्या आएगा? Done. Question number 14. A current of 5 ampere is passed through a straight wire of length 6 centimeter. Then the magnetic induction at a point 5 centimeter from either end of the wire on the same side is। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दोगे तो समझेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन भी है। अगर हमारे पास एक इन्फिनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हो, इन्फिनाइट, और हमको अगर एक पॉइंट पे एट अ डिस्टेंस r मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बोला हो, तो विच फॉर्मूला डू यू यूज? म्यू 0 बाई 2 पाई I बाई r। बराबर। लेकिन अगर वही वायर इन्फिनाइट नहीं हो, अगर वायर फाइनाइट हो, और तुमको r डिस्टेंस पे फील्ड फाइंड करने के लिए बोला हो, अब वो ऐसे बोला है, करंट ऑफ 5 एम्पियर इज पास थ्रू स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, वायर का लेंथ 6 सेंटीमीटर, करंट है 5 एम्पियर का, देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ईदर एंड, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईदर एंड बोला है, ईदर एंड मतलब यहाँ से
और यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो है 5 सेंटीमीटर, करेक्ट, बराबर। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, बताओ क्या करेंगे। उसका उसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बनता है, मैंने बताया हुआ है, हमारे रेगुलर कोर्स में हमने किया था। नहीं यार, चलो यहाँ ध्यान दो, याद नहीं तो फिर यहाँ ध्यान दो। यू हैव टू पे अटेंशन हियर, दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2। अब मुझे पता है अल्फा 1 अल्फा 2 सेम है, आई नो दैट, लेकिन मैं जानबूझ के अल्फा 1 अल्फा 2 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जनरल फॉर्मूला बताऊंगा पहले। करंट आई है, ये साइड कितना है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। इसको फिलहाल टेम्पररीली इसको मैं y बोल देता हूँ, y, इसको भी क्या बोल दूंगा फिर y, क्योंकि 6 सेंटीमीटर से 3 ऊपर 3 नीचे, बराबर। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनता है, दैट इज म्यू 0 I अपॉन 4 पाई साइन अल्फा 1 प्लस साइन अल्फा 2। So this is the standard formula for magnetic field due to a finite wire. Infinite नहीं है, infinite तो इसी था, म्यू 0 by 4 pi 2I by r, बराबर, गुड, क्लियर। तो ये बन गया फॉर्मूला। और वैसे बाई द वे इन्फिनाइट के लिए भी वही फॉर्मूला है, सेम है, सिर्फ अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो सेम ही आता है वो। वेरी गुड, देन हो गया। अब इनको बताओ, डायग्राम देख के बताओ, अल्फा 1 अल्फा 2 सेम है, तो साइन अल्फा 1, व्हाट इज साइन अल्फा 1, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या आएगा y बाय r आएगा, और यही कितना आएगा साइन अल्फा 2, सेम आ गया। तो b क्या आ जाएगा म्यू 0 I बाय 4 पाई 2 साइन अल्फा 1, मतलब बेसिकली यू विल हैव, चलो टेन लिख देता हूँ मैं, साइन अल्फा 1 कितना है y बाय r, तो 2y बाय r हो गया, गुड, आ गया। कैसे डायमेंशन इनकरेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड के सारे फॉर्मूला तो ऐसे ही आ रहे हैं हमारे पास। हाँ हाँ यस, ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट बोल रहे हो तुम, तो कुछ और डालना पड़ेगा, बताओ। सब्स्टिट्यूट करो, आखिरी में देखते हैं। लेट्स लुक एट द लास्ट, डायमेंशन सॉल्व कर लेंगे बाद में, पहले चेक तो करो आंसर आ रहा है कि नहीं, वो तो देखो। व्हाट इज म्यू 0 बाय 4 पाई 10⁻⁻⁷, व्हाट इज करंट, व्हाट इज करंट 5, व्हाट इज y वैल्यू 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज r वैल्यू 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हुआ है यहाँ पे, 5 भी कैंसिल हो गया, तो 6 × 10⁻⁷ नहीं आ रहा। अच्छा वो था आपका टेस्ला में, यहाँ पे आंसर है गॉस में, लेकिन गॉस और टेस्ला में सिर्फ पावर का फर्क होता है ना। हाँ, तो अभी कुछ और रह गया, जैसे तुमने बोला डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो लेट अस चेक क्या रह गया, क्या एक्स्ट्रा आ गया अदरवाइज। तो डोंट वरी, लुक, व्हाट इज जनरल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड, जनरल लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, लॉन्ग स्ट्रेट वायर का म्यू 0 बाय 2 पाई I बाय r। तो एक काम करो, इधर बाय r डैश लिखते हैं, ये r डैश क्या होगा, ये r डैश ये होगा, हो सकता है, चेक करते ना, चेक करो हो जाएगा आंसर। तो अभी डायमेंशनली करेक्ट आ गया, हो गया करेक्ट डायमेंशनली, तो ये क्या आ जाएगा r डैश, नाउ इट इज करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट है। अब तो डायमेंशनली करेक्ट है तो आंसर भी करेक्ट आएगा। r डैश, व्हाट इज r डैश, ये 3 था वो 5 था, तो r डैश कितना है 4, तो यहाँ पे सिर्फ अगर मैं डिवाइड बाय क्या करूँगा 4, लेकिन सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻²। ओके, तो लेट अस चेक नाउ, ये और ये गया, ये 1 था और ये 2 था, 3 बाई 2 इज 1.5 आ गए, सही आ गया। तो 1.5 इंटू 10⁻⁻⁷ और ये -2, तो कितना -5, इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या 0.15 10⁻⁻⁴ लिख सकता हूँ क्या मैं, लिख सकता हूँ,
You know what is the conversion factor from Gauss to Tesla, Tesla to Gauss? मुझे ना 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस होता है कि 1 टेस्ला 10⁻+4 गॉस होता है 10⁴. 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस बराबर. तो 10⁻⁴ टेस्ला इज 1 गॉस. ये कितना है? 1 गॉस है. तो कितना हो गया? 0.15 गॉस. 0.15 गॉस हो गया. करेक्ट. गुड. क्लियर. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ फाइनाइट वायर? mu0 I by 4 pi r dash sin alpha 1 plus sin alpha 2. sin alpha 1 is opposite side upon hypotenuse. हो गया. तो आंसर आपका आ गया था टेस्ला में, लेकिन आंसर आपको दिया है गॉस में. तो गॉस टू टेस्ला कन्वर्जन फैक्टर जिनको नहीं पता वो देख लो. 1 टेस्ला और याद कैसे रखते हो समझ लो. 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 10⁻². 10⁻² बराबर ना. 1 मीटर इज 10⁻². 1 किलोग्राम इज हाउ मेनी ग्राम्स? 10⁻³ क्योंकि SI सिस्टम बड़ा होता है और CGS सिस्टम छोटा होता है. तो जब भी SI से CGS में कन्वर्ट करोगे तो 10 का पावर पता है क्या आता है? पॉजिटिव. तो 1 टेस्ला 10⁻⁴ गॉस. तो यू नो इस 10⁻⁴ को यहाँ लाया, डिवाइड हो गया, वहाँ गया तो 10⁻⁻⁴ हो गया. तो 10⁻⁻⁴ टेस्ला इज हाउ मच? 1 गॉस. तो वही लिखा मैंने 1 गॉस. डन. Next question. अगला क्वेश्चन. A metallic wire is bent into the shape as shown in figure and it carries a current I. All 3 circular arcs of radii A, 2A and 3A have common center O. ठीक है. The magnetic field at point P normally inward is मतलब अंदर की तरफ, परपेंडिकुलर अंदर की तरफ कितना है ऐसा पूछा है. तो क्वेश्चन तो अच्छा है. क्वेश्चन समझ में आया? 3 आर्क है, तीनों में करंट है I. एक का डिस्टेंस सेंटर से A है, दूसरे का 2A है और तीसरे का 3A है. तो एक काम करता हूँ ना, इसको आर्क 1 बोल देता हूँ, इसको आर्क 2 बोल देता हूँ और इसको आर्क 3 बोल देता हूँ. बराबर. यहाँ तक क्लियर? पहले तो एक बात बताओ मेरे को, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क? अभी हमने देखा था mu0 by 4 pi I थीटा by डिस्टेंस. अभी आज ही किया 15 मिनट पहले. चीज़ें याद होनी चाहिए आपको. ये देखो, ये mu0 by 4 pi I theta by r, where r is the radius of the arc. अब पे अटेंशन हियर. ये जो पहला आर्क है इसमें जो करंट पास होगा वो इस O पॉइंट पे फील्ड जनरेट करेगा. दूसरे में से जो करंट पास होगा वो भी जनरेट करेगा. तीसरे से पास होगा वो भी जनरेट करेगा. अब मैं ट्रिक तो बता सकता हूँ लेकिन पूरा सॉल्व कर देता हूँ. आइडियली स्पीकिंग 1 में और 3 में डायरेक्शन सेम है और 1 में अपोजिट है. तो तुमको अगर अभी याद है व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हमने ना ये राइट हैंड थंब रूल यूज़ किया था जिसमें हमने बोला था इमेजिन द वायर टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब इज आउटसाइड एंड फिंगर्स आर कर्ल्ड. If the thumb gives direction of current, the fingers give direction of magnetic field. उल्टा भी true है. If the curled fingers give direction of current, then the thumb gives direction of magnetic field. तो देखो अब ऐसा है, एक करंट का डायरेक्शन है ना, तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखो and then check. Look, fingers कर्ल्ड क्योंकि करंट कहाँ आ रहा है? राइट से लेफ्ट. वेयर द फिंगर पॉइंटिंग? इनसाइड. तो 1 और 3 का फील्ड कहाँ जाएगा? इनसाइड. और 2 का कहाँ जाएगा? आउटसाइड. आउटवर्ड जाएगा ना. हाँ, तो वेरी गुड. तो आपको ये पता होना चाहिए जब आप B1 फाइंड करोगे तो इनसाइड मतलब क्रॉस, जब तुम B2 फाइंड करोगे तो आउटसाइड मतलब डॉट, और जब तुम B3 फाइंड करोगे तो वापस से क्रॉस. डायरेक्शंस सबसे पहले पता होने चाहिए. उसके बाद इन तीनों में mu0 by 4 pi
आने वाला है और आए भी रहने वाला है, और इधर पहले में क्या आएगा, ए, क्योंकि रेडियस कितना है, ए, कितना है, ए, बराबर। और एंगल सब में थीटा है, वो तो रहेगा ही, एंगल थीटा सब में ही है, तो थीटा यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। दूसरे का रेडियस कितना है, तीसरे का कितना है, राइट, करेक्ट। तो इन दोनों तीनों को नेट क्या आएगा, नेट, व्हाट इज नेट फील्ड, B1 माइनस B2 प्लस B3। और आपको ऐसा भी नेट इनवर्ड पूछा है, नॉर्मली इनवर्ड पूछा है, तो इसके लिए इनवर्ड फील्ड ज़्यादा दिख ही रहा है, सिर्फ एक बाहर की तरफ आ रहा है। इन सब में कॉमन पैरामीटर क्या क्या था, μ0/4π, तो μ0/4π I θ/a, ये सब में कॉमन है, B1 में, B2 में, B3 में। तो B1 में तो पूरा ही बाहर निकल गया, तो क्या बचा कॉमन में, 1 माइनस 1/2, दूसरा जो आएगा वो -1/2 आएगा, तीसरा आएगा +1/2। एक में से आधा गया तो आधा बचा, हाफ बचा, हाफ प्लस 1/3, 5/6, तो μ0/4π I θ/a इंटू 5/6, तो 5/6, तो ऐसा दिखता है, नहीं देख लो, ऑप्शन बी, क्योंकि ये 6 इंटू 4 इज 24, तो यह आ जाएगा आपका 5 μ0 I θ/24 π a। अगला क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल है। इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज only magnetic field around it, only electric field around it, neither electric field nor magnetic field, both electric field and magnetic field. क्योंकि charge at rest produces electric field, charge when move it produces magnetic field, so most charge when it is in motion produces both electric and magnetic field. A current I flows in a circular arc of radius r of a wire which subtends an angle of π/9 radian at its center. The magnetic induction B at the center of the circular arc is, वही क्वेश्चन है जो अभी सॉल्व किया था। What is magnetic field due to arc, μ0/4π I θ/r, r रेडियस दिया हुआ है r, ठीक है, थीटा है π/9, तो μ0/4π I/r π/9, π μ0/36 I/r, तो μ0/36 I/r, इसलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, a circular coil carrying current I has radius r and end turns the magnetic field along the axis of the coil. Very good, very very good। क्यों very very good? क्योंकि तुमको एक्सिस का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो गए। तो along the axis of the coil at a distance of 2√2r from its center is, तो बता दो, μ0 I r square upon 2 r square plus a square raised to, वेरी गुड। यहाँ पे मेरे को पहले बताओ r और a क्या है, r is रेडियस कि a is रेडियस, a is डिस्टेंस, तो पहले वो स्पेसिफाई कर देना तो कंफ्यूजन नहीं हो, इसके लिए x लिख देता हूँ, इसको मैं क्या देता हूँ, x। और हमने जो क्लास में फॉर्मूला डिराइव किया था, मैंने वहाँ पे r को a लिखा था, तो a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू 3/2, ऐसा फॉर्मूला हमने क्लास में डिराइव किया था। तो मैं सिर्फ नोटेशन हमारे क्लास में जो हमने किया था थ्योरी लेक्चर्स में, उसके लिए बस नोटेशन चेंज कर रहा हूँ। हमने a को रेडियस बोला था और x को बोला था डिस्टेंस, और अगर याद होगा तो ऐसा कॉइल लिया था और ये पॉइंट था और ये डिस्टेंस था x और ये डिस्टेंस, ये रेडियस था a। आपके जो टेक्स्ट बुक में ना वो एक्सिस को z पे दिखाते हैं,
तो सिर्फ चेंज क्या करता है, वो ऐसा दिखाते हैं। और आपका टेक्स्ट बुक में ना रेडियस को कैपिटल आर बोलते हैं, और जिस पॉइंट पे फाइंड करना है उसको क्या बोलते हैं, जेड। तो आपके टेक्स्ट बुक में नोटेशन चेंज होता है u0/2 आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू 3/2। डज नॉट मैटर रियली, डज नॉट मैटर, नोटेशन तो तुमको जो देने वो दे दो। वेरी गुड। एंड बी की वैल्यू पूछी है, बी पूछा है ना, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2√2r, तो हो गया। डिस्टेंस ए की जगह पे r बोला है और x की क्या बोला है 2√2r, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो b इक्वल टू μ0/2 i a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, और a स्क्वायर मतलब r स्क्वायर, और 2√2 8r स्क्वायर। तो μ0/2 i r स्क्वायर अपॉन, अच्छा रेज टू 3/2 तो रहेगा ही ना, ऑफ कोर्स 9r स्क्वायर रेज टू 3/2। 9 का स्क्वायर रूट, क्योंकि ये 1/2 है ना इधर, 3/2 मतलब 1/2 रेज टू 3। 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, और r स्क्वायर कितना r, और इसका क्या करेंगे क्यूब करेंगे। वेरी गुड। तो आपको मिल जाएगा μ0/2 i r स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब इज 27 और r क्यूब, तो μ0/54 i बाय r, μ0/54 i बाय, और ये सिंगल टर्न का है, n टर्न्स है n, तो ये सिंगल टर्न का है। फॉर n टर्न्स you have total magnetic field equal to n into magnetic field due to each turn, तो μ0 ni अपॉन 54r, μ0 ni अपॉन 54r। लास्ट ईयर का क्वेश्चन था। गुड। अगला क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एक सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इज कैरिंग करंट IC in anti-clockwise sense. A long straight wire is carrying current IE in the negative direction of x-axis. Both are placed in the same plane. Very good. And the distance between the center of the coil and what? And straight wire is B. Okay. The magnetic field at the center of the coil will be 0 for the value of D equal to. ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया है फुल कोर्स में, हुआ है सॉल्व। क्वेश्चन ऐसा है कि एक कॉइल है, करंट IC है, एक स्ट्रेट वायर है, करंट IE है, देन कितने डिस्टेंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल विल बी 0। तो तुमको पहले तो ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड 0 होने का मतलब ये होता है कि IC का जो फील्ड है और IE का जो फील्ड है दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, राइट। इसका मतलब एक का फील्ड दूसरे के फील्ड को कैंसिल करने वाला है, दैट इज द आइडिया। हाँ, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गुड। तो मैं काम करता हूँ ना, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड और किसका, वायर का मैग्नेटिक फील्ड, मैं कॉइल को नंबर 1 बोलता हूँ, वायर को नंबर 2 बोलता हूँ, तो B1 इक्वल टू B2 होना चाहिए, दैट इज द आइडिया। B1 इक्वल टू B2, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन। What is the magnetic field at the center of coil due to coil? तो B1 कितना है, μ0 IC to capital R, and what is B2? Yeah, 2 pi IE upon D, distance D. Okay, good, very good। तो इसको इक्वेट कर लो ना, B1 इक्वल टू B2 μ0/2 IC by R इक्वल टू μ0/2 pi IE by D। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, कैंसिल क्या क्या होगा, कैंसिल ये और ये और ये हो गया। क्या चाहिए था तुमको, मिल गया आंसर, D चाहिए था ना। हाँ, तो D आ गया, ER अपॉन IC pi, IER ऑप्शन, IER upon IC pi। Next question, a toroid has a core of inner radius R1 and outer radius R2। toroid का inner radius
टोरॉइड पता है क्या होता है? डोनट होता है, डोनट पता है? डोनट खाया कि कभी डोनट? यस, इट टेस्ट गुड, शुगर ज़्यादा होता है बट इट इज़ गुड। तो ऐसा दिखता है वो। इसका जो इनर रेडियस होता है दैट इज दे आर टेलिंग इट इज R1 एंड द आउटर रेडियस इज R2। तो बाय द वे जब तुम इसके एक्सिस पे, एक्सिस लाइज बिटवीन द टू, मतलब यहाँ पे इसके एक्सिस पे जब तुम फील्ड फाइंड करते हो ना, तो जो एक्सिस है उसका जो रेडियस बनता है वो एवरेज रेडियस होता है। तो R एवरेज लेते हैं हम लोग, तो क्या लेते हैं? R1 प्लस R2/2। तो toroid has a core of inner radius R1, outer radius R2, around which n turns of wire are wound। तो यहाँ पे ना वायर के ऐसे n turns है। तो ऐसा n turns है यहाँ पे। This is what you have. If the current in the wire is capital I, then the magnetic field inside the toroid. Magnetic field inside the toroid और solenoid का फॉर्मूला सेम आता है। It is mu0 Ni और n होता है n by n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन यहाँ पे लेंथ आता है 2 पाई r एवरेज, क्योंकि ये जो लेंथ है ना ये सर्कमफरेंस बन गया और 2 पाई r एवरेज। तो mu0 Ni अपॉन 2 पाई r एवरेज R1 प्लस R2 बाई 2 गया ऊपर, तो 2 और 2 हो गया कैंसल। तो mu0 Ni अपॉन पाई R1 प्लस R2, ऑप्शन नंबर सी। गुड। ओके, तो यहाँ तक PYQ हो गए ख़त्म। अभी हम लोगों के पास टाइम बचा है तो वी विल सॉल्व सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सेट 2। A current of 10 ampere is passing through a long wire which has a semicircular loop of radius 20 cm as shown in figure. The magnetic field produced at the center of the loop is। ये क्वेश्चन हमने फुल कोर्स में सॉल्व किया है अपने। तो देखो ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो यू शुड नो द ट्रिक्स ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चन, ऑफ कोर्स पता होना चाहिए। कभी भी याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं ना वो बायोट-सावर्ट लॉ से आता है। कहाँ से आता है? बायोट-सावर्ट लॉ अगर याद होगा आपको तो उसमें साइन थीटा होता है। क्या होता है? याद है क्या बायोट-सावर्ट लॉ? याद है? तो आई होप याद है, अगर नहीं याद है तो रिवाइज कर लो। तो कभी भी वायर मतलब करंट के डायरेक्शन में, मतलब करंट के आगे या करंट के पीछे, करंट के आगे या करंट के पीछे अगर पॉइंट हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इज 0। मतलब मैं क्या करूँगा ना, मैं इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में डिवाइड कर लेता हूँ। तो पार्ट 1 और पार्ट 3 का फील्ड 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। ऐसा क्यों होगा पता है? अभी बोला मैंने, बायोट-सावर्ट लॉ से तुम फाइंड करते हो मैग्नेटिक फील्ड, राइट? mu0 अगर याद होगा तो आइडियल साइन थीटा बाई r स्क्वायर। बायोट-सावर्ट लॉ टेल्स यू दैट, चलो बता ही देता हूँ। हमारे पास एक रैंडम शेप का वायर था, हमको इस रैंडम शेप के वायर में से करंट पास कर दिया हमने, स्टेडी करंट आए। हमको फाइंड करना था कि ये जो रैंडम शेप का वायर है, आर्बिट्री वायर है, इसकी वजह से एक किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है P पॉइंट पे। तो हम पूरे वायर का एक साथ कर नहीं सकते, तो हम पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। ईच एलिमेंट का लेंथ हम लोग लेते हैं dl, और हमको बायोट-सावर्ट लॉ बताता है कि जब ये करंट एक एलिमेंट में से पास होगा तो वो एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कहाँ पे करेगा? P पॉइंट पे करेगा। कहाँ करेगा? P पॉइंट पे। तो जो P पॉइंट पे फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ होता है mu0/4 पाई I dl sin theta by r square, where r is the distance, theta is this angle, करेक्ट? अगर यही P पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया होता तो एंगल क्या बन जाता? व्हाट इज साइन 0? 0। तो करंट के आगे एंगल कितना बन गया? 0। और करंट के पीछे कितना बन गया? 180। व्हाट इज साइन 180? 0। तो करंट के आगे या करंट के पीछे मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। कितना होता है? तो सिर्फ सेकेंड पार्ट पे वैसे मिलेगा आपको, और सेकेंड पार्ट इज आर्क ऑफ एंगल पाई। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? mu0/4 पाई I थीटा बाय r। वेरी गुड। तो mu0/4 पाई, अच्छा आंसर इन टर्म्स ऑफ ओके पाई है, कोई बात नहीं, आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई है ना।
माइक्रो टेस्ला है, ठीक है, बराबर है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। म्यू 0/4 कितना होता है 10⁻⁷। करंट कितना बोला है, करंट 10 एम्पियर। ओके, थीटा कितना आएगा, पाई आएगा, और डिस्टेंस कितना है, रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर है, 20 × 10⁻²। वेरी गुड। यू नो हाउ मच, 1/2 इज 0.5 और ये 10⁻⁵ और साथ में कौन बचा, पाई। 0.5 पाई इंटू 10⁻⁵, इसको मैं ऐसा लिखूँ क्या, 5 पाई इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, 10⁻⁶ इज माइक्रो, तो 5 पाई माइक्रो टेस्ला, 5 पाई माइक्रो टेस्ला, ऑप्शन बी। तो याद रखना, ये जो फील्ड तुम फाइंड कर रहे हो ये सिर्फ रीजन 2 का है। रीजन 1, रीजन मतलब पार्ट 1 और पार्ट 3 इसका फील्ड 0 होता है बिकॉज ऑफ द एंगल्स इन्वॉल्व, तो वो 0 आता है, क्योंकि पहले के लिए थीटा 0 आएगा, तीसरे के लिए थीटा 180 आएगा, तो वो बायोट-सैवर्ट लॉ के हिसाब से वो 0 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स, ये भी हमने सॉल्व किया है। टू कॉन्सेंट्रिक, ये पढ़ा ना, मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे होगा। दोनों का प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा। तो टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स ईच ऑफ रेडियस इक्वल टू 2 पाई सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स। आ गया राइट एंगल, मतलब बेसिकली ओरिएंटेशन कैसा है आपको ये पता होना चाहिए। तो दो कॉन्सेंट्रिक मतलब सेम सेंटर, दोनों का रेडियस भी सेम है, तो एक कॉइल इट इज समथिंग लाइक दिस, तो एक कॉइल ऐसा है और दूसरा कॉइल, थोड़ा मैं इसको बड़ा दिखा देता हूँ, और जो दूसरा कॉइल है ना, दूसरा कॉइल इट इज समथिंग लाइक दिस। दोनों का प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तो मोर और लेस लाइक दिस, दोनों का प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। एक अगर इनसाइड द बोर्ड जा रहा है और तो एक इन द प्लेन ऑफ बोर्ड है। वेरी गुड, ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे को, राइट। एंड दोनों में करंट सेम नहीं है, एक में कितना है 3 एम्पियर, दूसरे में कितना है 4 एम्पियर। ओके, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द कॉइल्स इज, सिंपल क्वेश्चन है। चलो इसको कॉइल 1 बोलते हैं, इसको कॉइल 2 बोलते हैं। तो कॉइल 1 मतलब I1 दैट इज 3 एम्पियर एंड कॉइल 2 में करंट जो है वो है 4 एम्पियर, करेक्ट। ओके, देन रेडियस दोनों का सेम है, रेडियस दोनों का सेम है। मैं एक जनरल फॉर्मूला बना देता हूँ तुमको, जनरल फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रिमेंबर, जो पहला कॉइल था उसका मैग्नेटिक फील्ड सेंटर होगा इनवर्ड्स, कहाँ होगा, इनवर्ड्स, करेक्ट। और जो दूसरा कॉइल है उसका करंट बाहर आ रहा है। पहले कॉइल का करंट बोर्ड के ही प्लेन में है, तो फिंगर्स आर गिविंग यू डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा जो कॉइल है उसका प्लेन बोर्ड के कहाँ आ रहा है, बाहर, तो करंट भी कहाँ आ रहा है, बाहर, राइट। एक फील्ड था अंदर, दूसरा है साइड वाइज। कितना एंगल बन गया, कितना एंगल है, अरे ध्यान दो कॉइल है, एक में करंट ऐसा घूम रहा है, तो अभी बोला मैंने राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इनसाइड, राइट। दूसरा कॉइल में करंट ऐसा घूम रहा है, ऐसा बाहर की तरफ, टू द लेफ्ट, इनसाइड और टू द लेफ्ट 90 डिग्री, कितना, तो एक में मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा और दूसरे में कितना होगा B2, और B1 और B2 एक दूसरे को क्या होंगे, परपेंडिकुलर, क्या होंगे, परपेंडिकुलर। व्हाट इज द करंट एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल, μ0/2 I1 बाय R, क्योंकि रेडियस क्या है, सेम है। और कॉइल के सेंटर पे जब होता है तो पाई नहीं लिखते हैं, लिखते क्या पाई नहीं, वेरी गुड। दूसरे का क्या होगा, μ0/2 I2 बाय R। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो नेट इज अंडर रूट ऑफ B1² प्लस B2²। मैं तुमको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दे रहा हूँ, अगली बार से वही यूज कर लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आएगा। अंडर रूट ऑफ B1² और B2², μ0/2 R I1 इसका स्क्वायर प्लस μ0/2 R
I2 इसका भी स्क्वायर, क्या कॉमन निकला? क्या कॉमन निकला? म्यू 0 बाय 2r, और स्क्वायर रूट के भी क्या निकला? बाहर निकल गया, तो क्या बचा? I1 square plus I2 square. अब यही फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट यूज कर सकते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट। तो अभी आ गया b इक्वल टू म्यू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू 0? 4 पाई इंटू 10 रेज टू -7। 2r, व्हाट इज द रेडियस? कितना दिया है? 2 पाई, सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 रेज टू -2। एक में करंट कितना है? 3, और एक में कितना है? 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वेरी गुड। ऊपर 4 पाई, नीचे 4 पाई, कैंसिल हो गया, तो 10 रेज टू -5 आ गया। ये 9 प्लस 5 इंटू 10 रेज टू -5 टेस्ला कहाँ पे है? ऑप्शन सी, डन।